मैं आनंद आप सभी को अपने चैनल जॉइन फॉर एडुकेशन में स्वागत करता हूं। आज मैं टेंस आधारित हिंदी अंग्रेजी अनुवाद पर चर्चा करूंगा। आई एम आनंद। आई वेलकम to all of you in my channel Join for Education. Today I am going to discuss about Hindi English translation, which is based upon tense. Let us start the class. आइए कक्षा को शुरू करते हैं। I am going to discuss about some sentences which are in present indefinite tense. मैं कुछ ऐसे वाक्यों पर चर्चा करने जा रहा हूँ जो present indefinite tense में है। तो सबसे पहले मैं इस वाक्यों को यहाँ पर लिखता हूँ। पहला, प्रधान मंत्री कल यहाँ आएंगे। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। देखने से ये लगता है कि फ्यूचर टेंस में है, लेकिन प्रधानमंत्री कल यहाँ आएंगे यह एक पूर्व निर्धारित कार्यक्रम है या प्री प्लान है। तो ऐसे प्री प्लान जो फ्यूचर टाइम में होंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होते हैं। अर्थात ऐसे हिंदी वाक्य को जब अंग्रेजी में अनुवाद किया जाता है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के फंडामेंटल स्ट्रक्चर का ही यूज किया जाता है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का फंडामेंटल स्ट्रक्चर है, यहाँ पर हम लोग लिखते हैं सब्जेक्ट प्लस V1 V5 any one of these two plus other words. So this is the fundamental structure of the present indefinite tense. present indefinite tense का यही fundamental structure है। सब्जेक्ट के साथ V1 या V5 आता है और फिर अदर वर्ड्स में ऑब्जेक्ट और कोई शब्द और कोई दूसरा भी शब्द यदि वाक्य में हो तो उसको भी अदर वर्ड्स ही मान लिया जाता है। तो वैसे सब्जेक्ट जो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में के साथ V5 का यूज किया जाता है और बाकी सेंस के साथ V1 का यूज किया जाता है, जिसकी चर्चा हम बार बार हिंदी इंग्लिश ट्रांसलेशन का जो वीडियो लेक्चर प्रिपेयर कर रहे हैं उसमें हम इसकी चर्चा बार बार कर रहे हैं या जिक्र कर रहे हैं। तो इस तरह से ये फंडामेंटल स्ट्रक्चर को हम इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर, नेगेटिव स्ट्रक्चर या नेगेटिव इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यदि प्रधानमंत्री कल यहाँ आएंगे, अगर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है तो इसका अंग्रेजी अनुवाद हो जाएगा द प्राइम मिनिस्टर्स कम्स हियर। आना का कम, और क्योंकि प्रधानमंत्री थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में तो कम का फिफ्थ फॉर्म का यूज होगा। तो कम का फिफ्थ फॉर्म होता है कम्स। सो द प्राइम मिनिस्टर कम्स हियर टुमारो। ये यहाँ पर लिखते हैं द प्राइम minister comes here tomorrow. तो दिस इज द इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ प्रधानमंत्री कल यहाँ आएंगे।
और अब ये देखने से तो लगता है फ्यूचर टेंस में है, लेकिन एक्चुअली में यह है प्रेजेंट टेंस में, बिकॉज यहाँ पर जो सेंटेंस है वो बता रहा है कि प्रधानमंत्री का एक प्री प्लान है यहाँ आने का। तो यह एक प्रकार का डिसीजन है या निर्णय है। तो डिसीजन या निर्णय वाले वाक्य जो फ्यूचर टाइम में परफॉर्म होंगे तो उसको हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में मानते हैं या माना जाता है। आइए दूसरे वाक्य पर कंसिडर करते हैं। यहाँ पर मतदान कल आरंभ होगा। ये भी एक प्रकार का प्री प्लान है। मतदान कल आरंभ होगा, पहले से ही योजना बना लिया गया है। तो इसमें भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के फंडामेंटल स्ट्रक्चर का यूज होगा। तो मतदान यहाँ पर सब्जेक्ट के लिए काम कर रहा है और आरंभ होना यहाँ वर्ब के लिए काम कर रहा है। तो इसका अंग्रेजी अनुवाद हो जाएगा द पोल स्टार्ट्स टुमारो। द पोल स्टार्ट्स टुमारो, इसको भी हम लोग लिख लेते हैं the poll starts tomorrow. So the poll is the subject and start is the verb, and starts is the fifth form of the verb because the poll is in third person singular number and tomorrow is the other words. तो मतदान कल आरंभ होगा, देखने से तो लगता है फ्यूचर टेंस में है, लेकिन ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है और ये एक प्रकार का प्री प्लान है। आइए और कुछ हिंदी वाक्य पर चर्चा करते हैं। उसे अंग्रेजी बोलना आता है। यदि इस सेंटेंस पर कंसीडर करें, यदि इस हिंदी सेंटेंस पर कंसीडर करें तो उसे सब्जेक्ट है और अंग्रेजी जो है आपका अदर वर्ड्स है। बोलना और आता या आना, यहाँ दो वर्ब है। तो इस प्रकार के वाक्य भी जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होते हैं और ऐसे वाक्य को अंग्रेजी में अनुवाद करने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के फंडामेंटल स्ट्रक्चर जो है सब्जेक्ट V1 V5 प्लस अदर वर्ड्स का यूज किया जाता है। तो चलिए इसको भी पहले इंग्लिश में ट्रांसलेशन करते हैं। तो ही आता है, दैट मीन्स दैट ही नॉज क्योंकि ही थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में है और आना मतलब नो, एंड नॉज इज द फिफ्थ फॉर्म ऑफ द नो। तो आपका नॉज जो है नो का फिफ्थ फॉर्म है और थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ वर्ब का फिफ्थ फॉर्म का ही यूज किया जाता है। अब यहाँ पर देखते हैं कि बोलना आता है, अंग्रेजी बोलना आता है। इट मीन्स दैट यहाँ पर हम लगाएंगे हाउ टू स्पीक इंग्लिश।
तो यहाँ पर अगर देखें तो दूसरे जो वर्ब है बोलना, उसके लिए हम लोग टू स्पीक का यूज किए, मतलब यहाँ पर इस तरह से इन्फिनिटिव लगाते हैं। जनरली ऐसे वाक्य में हम लोग हाउ टू स्पीक, इट मीन्स दैट हाउ टू इन्फिनिटिव का यूज करते हैं। हाउ टू इन्फिनिटिव क्या है, तो यदि वर्ब के पहले फॉर्म के साथ पहले टू लगा दिया जाए तो उसे हम लोग इन्फिनिटिव कहते हैं। वर्ब के पहले अगर टू लगा दिया जाए तो उसे इन्फिनिटिव कहा जाता है, या वर्ब के पहले रूप के पहले टू लगा दिया जाए तो उसे इन्फिनिटिव कहा जाता है। तो 2 + V1 = इन्फिनिटिव, हम ऐसे भी समझ सकते हैं। तो इस प्रकार के हिंदी वाक्य जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होते हैं, उसे अंग्रेजी बोलना आता है को अंग्रेजी में अनुवाद करने के समय सबसे पहले उसे आता है का अंग्रेजी अनुवाद प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के फंडामेंटल स्ट्रक्चर के आधार पर कर देते हैं, अर्थात ही नॉट। उसके बाद बोलना आता है, अंग्रेजी बोलना आता है, तो वहाँ पर हाउ टू लिखना अगर आ जाता है, उसे अंग्रेजी लिखना आता है तो यहाँ लिख देते हैं हाउ टू राइट। उसे अंग्रेजी बोलना या पढ़ना आता है तो यहाँ लिख देते हैं हाउ टू रीड इंग्लिश। तो इस तरह से हम लोग इस प्रकार के प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को अंग्रेजी में अनुवाद कर सकते हैं। आइए एक और वाक्य पर चर्चा करते हैं हम लोग। वह पढ़ना चाहता है। इस प्रकार का वाक्य भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता है। यहाँ पर भी यदि इस सेंटेंस को देखें तो यहाँ पर वह थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में है और ये सब्जेक्ट का वर्क कर रहा है। पढ़ना और चाहना, यहाँ दो वर्ब, तो हम लोग वह चाहता है का अंग्रेजी अनुवाद प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के फंडामेंटल स्ट्रक्चर के आधार पर, जो इस प्रकार से है सब्जेक्ट + V1 D5 एनी वन ऑफ दिस टू + अदर वर्ड्स के आधार पर कर देते हैं। अर्थात यहाँ पर सबसे पहले हम लोग करेंगे ही वांट्स, मतलब चाहना का अंग्रेजी वांट होता है और वांट का फिफ्थ फॉर्म वांट्स होता है, तो यहाँ पर होगा ही वांट्स। फिर यहाँ पर भी हम लोग इन्फिनिटिव लगा देंगे। अगर हम लोग इसको अंग्रेजी में अनुवाद करते हैं तो ये हो जाएगा ही wants to read। यहाँ पर भी हम लोग लगा देंगे इन्फिनिटिव, मतलब V1 के पहले अगर टू लगाते हैं तो उसे हम लोग इन्फिनिटिव करते हैं। अर्थात इससे पहले वाले सेंटेंस में भी इन्फिनिटिव का यूज हुआ है लेकिन हाउ के साथ, और दूसरे वाले में इन्फिनिटिव का यूज हुआ है और यहाँ पर हाउ का यूज नहीं हुआ है। तो हम लोग ये दोनों सेंटेंस के अंतर को समझना होगा। उसे अंग्रेजी बोलना आता है, वह पढ़ना चाहता है। बोलना आता है, इट मीन्स दैट उसकी कैपेबिलिटी है, उसका सामर्थ्य है कि वो अंग्रेजी बोल सकता है। वह पढ़ना चाहता है, इट मीन्स दैट इट इज ए काइंड ऑफ विल, यह एक प्रकार का उनका इच्छा है कि वह पढ़ना चाहता है। यदि इस तरह का एक्सप्रेशन आए तो हम लोगों को ऐसे सेंटेंस को, ऐसे हिंदी वाक्य को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में समझ लेना चाहिए और उसके अंग्रेजी अनुवाद के समय जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का फंडामेंटल स्ट्रक्चर है उसका यूज कर लेना चाहिए। तो इट मीन्स दैट with the help of these details we are able to translate these Hindi sentences which are in present indefinite tense easily into English. So if we consider about the Prime Minister comes here tomorrow, so it means that we understand what will be the Hindi of this one. तो प्रधानमंत्री कल यहाँ आएंगे। द प्राइम मिनिस्टर कम्स हियर, इट मीन्स दैट ये
This is the pre-plan of the Prime Minister to coming year. So the Hindi sentence of this one will be प्रधानमंत्री कल यहाँ आएंगे. The poll starts tomorrow. It means that it is also a kind of pre-plan. ये भी एक प्रकार का pre-plan है या fix plan है. So the Hindi sentence of this one will be मतदान कल आरंभ होगा. He knows. It means that he has ability to do something. It means that he knows. It means that he has ability to speak English or how to speak English. उसे अंग्रेजी बोलना आता है. It means that if we consider about the fourth sentence, he wants to read. It is a kind of will and it has two verbs, want and read. Want is written in fifth form of the verb and to read is the infinitive. So with the help of such types of words, we express our will. तो हम लोग इस प्रकार के वाक्य से हम लोग अपने इच्छा को व्यक्त करते हैं कि वह पढ़ना चाहता है. इट इज ए काइंड ऑफ विल. यह एक प्रकार का इच्छा है. उसे अंग्रेजी बोलना आता है. यह एक प्रकार का कैपेबिलिटी है अंग्रेजी बोलने का. मतदान कल आरंभ होगा. यह एक प्रकार का प्री प्लान है जो फ्यूचर टाइम में होगा. प्रधानमंत्री कल यहाँ आएंगे. यह भी एक प्रकार का प्री प्लान है और यह फ्यूचर टाइम में परफॉर्म होगा या होगा. तो इस प्रकार के वाक्य को हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में समझते हैं. और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस वाले वाक्य को यदि अंग्रेजी में बदलना है या अनुवाद करना है तो हम लोग इसी फंडामेंटल स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस V1 V5 एनी वन ऑफ दिस टू प्लस अदर वर्ड्स का यूज करते हैं. तो मैं आशा अपेक्षा करता हूँ कि यह व्याख्यान या यह डिटेल्स आप लोगों के लिए उपयोगी होगा. और यदि इस प्रकार के प्रेजेंट इंडेफिनिट वाले टेंस या तो हिंदी या अंग्रेजी में मिलते हैं तो आप आसानी से हिंदी वाले वाक्य को अंग्रेजी में अनुवाद कर सकते हैं और अंग्रेजी वाले वाक्य को आसानी से हिंदी में अनुवाद कर सकते हैं. तो hope that this details will be helpful to all of you, and if you get such types of sentences which are in present indefinite tense, then you have no problem to translate Hindi sentences into English or English sentences into Hindi. So once again I thanks to all of you to stay with me till the last details of this Hindi English translation. Thank you very much.